एडीओ और त्रिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये बेसिकली हमारे एडीओ की क्लास है, जो एमसीक्यूज की सीरीज है, जो लगातार एडीओ के लिए चलते आई है यूट्यूब में। जो भी हम थ्योरी पोर्शन करवाते हैं कवर अपने ऐप में, अपने क्लासरूम में, उसका हम एमसीक्यूज लेके आते हैं यूट्यूब में निःशुल्क सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि एमसीक्यूज के थ्रू भी तैयारी हो सके। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, काफी वीडियोस डल चुके हैं, आगे भी डलते रहेंगे। एग्जाम तक हम कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से और डिफरेंट है। मैंने इसमें थोड़ा और सारगर्भित इसको बनाने की कोशिश की है, कई पॉइंट को और कवर करने की कोशिश की है। योजना से क्वेश्चन डाले हैं, मनरेगा के छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन डाले हैं, और थोड़े से सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं आपके पंचायती राज से। अभी संडे को जेई का पेपर हुआ था, उसमें 2 से 3 पंचायती राज के क्वेश्चन आए थे, बहुत प्यारे क्वेश्चन आए थे। हम उसको भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कठिन नहीं था, थोड़ी सी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थे, कूट वाले ही थे लेकिन अच्छे थे, ठीक है। तो मेरा ये बताने का औचित्य ये है दोस्तों कि पेपर बहुत प्यारा आएगा, आपका चीरहरण नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेलना चालू करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और बता दूं कि हमारी संस्था द्वारा एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक के संबंध में कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जरूर आपके फायदेमंद होगा। लास्ट वीडियो में कुछ गलतियां हुई है, अपन भी इंसान है और गलती करना इंसान की फितरत है, जो सीख रहा है वही गलती कर रहा है, ठीक है। नियत नेल्लार परियोजना में कैंप की परिधि, जैसा कि आपने बताया, बता के कितना बस बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 किलोमीटर। पहले 5 किलोमीटर के कैंप लगते थे परिधि वाले, अब 10 किलोमीटर कर दिया गया है, ऐसा आप ही के द्वारा जानकारी दी गई। दूसरा, हाँ तो ये सही होगी। दूसरा, नियत नेल्लार का मतलब होता है आपका अच्छा गांव, हमारा नहीं, मैं हमारा बोल दिया, आपका अच्छा गांव। इंग्लिश में मैं बोला यूअर गुड विलेज, है ना, यूअर गुड विलेज आपका अच्छा गांव होता है नियत नेल्लार का अर्थ, ठीक है। बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, बस्तर जिले में, और कैंप लगाया जाएगा। उस कैंप के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। तो ये 2 क्वेरी थी जो हो चुकी है। चलिए, आज हनुमान जी का दिन है, तो जय श्री राम जय हनुमान बोल के अपना काम चालू करते हैं। चलिए, कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये जो सब क्वेश्चन है ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन जनपद जाएगा, कौन जिला जाएगा। तो आपको पता है कि जनपद पंचायत, जनपद कैसे बनती है, एक निर्वाचित सदस्यों से बनेगी जो चुनाव जीत के आए हैं। दूसरा कौन, विधायक शामिल होंगे जो उस क्षेत्र में आते होंगे, जिनका क्षेत्र उस जनपद क्षेत्र में पड़ेगा। तीसरा कौन, इस जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायत के सरपंच में से 20% सरपंच शामिल होंगे, कितने अवधि के लिए, 1 साल के लिए। कितने अवधि के लिए, 1 साल के लिए। और ये नियुक्ति कैसे होगी, चक्रानुक्रम में। कैसे, चक्रानुक्रम में, ठीक है। तो भैया कितने प्रतिशत सदस्य शामिल होते हैं, 20%। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो, अगर मान लो ए बी सी डी और ई सदस्य हैं, ठीक है, तो इसका 20% होगा एक। तो पहले 1 साल के लिए कौन जाएगा, ए जाएगा। दूसरे 1 साल के लिए बी जाएगा। तीसरे 1 साल के लिए सी जाएगा। चौथे 1 साल के लिए डी जाएगा। पांचवें 1 साल के लिए ई जाएगा। 5 साल में सभी की नियुक्ति भी हो गई, सभी का कार्यकाल भी हो गया, कोई पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो कितने प्रतिशत सरपंच जाते हैं, 20% सरपंच जाते हैं। देखिए, इस टाइप से एनालिसिस होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है ना, जिला पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। आप बोलोगे सर बहुत सरल को, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम हॉल में ये कठिन बन जाता है।
ये ऑटोमेटिक कठिन बन जाता है एग्जाम हॉल में, है ना। तो जनपद और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, सबसे पहले इसको कीवर्ड से याद करो दोस्तों। सबकी न्यूनतम संख्या क्या है? 10। तीनों स्तर में न्यूनतम संख्या क्या है? 10, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद हो और चाहे जिला हो। अब अधिकतम संख्या 20 से चालू करोगे ग्राम पंचायत के लिए, 25 से चालू करोगे और यहां हो जाएगा 35। 20, 25, 35, ठीक है। तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत का पूछा है तो न्यूनतम तो 10 होगा, तो 10 वाला देख लो, ये 10 वाला है। अधिकतम कितना होगा? 35 होगा, तो ये 35 वाला है, ऑप्शन सी। न्यूनतम सभी का 10 है, अधिकतम में है 10, न्यूनतम सभी का है। ग्राम पंचायत का अधिकतम है 20, जनपद का 25, जिला का 35, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? सही पूछ रहा है। तो आपको पता है ग्राम पंचायत का जो उप सरपंच होता है वो बेसिकली एक पंच होता है, जो बाद में उप सरपंच बनता है सदस्यों के द्वारा बनाए जाने पर। तो वह मूलतः निर्वाचित पंच होता है, बिल्कुल होता है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, बिल्कुल। जो पंच लोग हैं अपने में से एक को उप सरपंच बनाएंगे। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? नहीं भैया। प्रत्यावर्तित रिकॉल धारा 21 का किसके लिए? प्रत्यक्ष निर्वाचित लोगों को हटाएगा ये, ठीक है, जो चुनाव जीत के आए हैं। उप सरपंच चुनाव जीता है क्या? उप सरपंच का नहीं जीता है। वो किसका चुनाव जीता है? पंच का चुनाव जीता है। तो प्रत्यावर्तित किसको किया जा सकता है? केवल सरपंच और पंच को। अब सर उप सरपंच को हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव ला दो। अगर प्रत्यावर्तित करना है तो वो पंच के खिलाफ के लाओ जो उप सरपंच बना हुआ है। तो उप सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जाएगा, लेकिन पंच के रूप में, है ना। तो पंच को किया जाता है, तो प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र देगा? नहीं भैया, वो दोहरी भूमिका निभाता है, एक तो पंच और एक उप सरपंच, है ना। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी दोहरी भूमिका होती, बिल्कुल सही। तो 2, 3 और 5 सही, है ना। तो 2, 3 और 5 सही, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, पूरा अपन क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं ना, बढ़िया से। रिवीजन ऐसे ही होगा, तबाही रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है। चलिए बढ़ते चलते। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? नहीं लड़ सकता, अयोग्य कौन है? ठीक है, यहां पे भी पेज फंस जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, एग्जाम हॉल में कठिन हो जाएगा। क्यों? दिमाग में उस समय देवता खेलने लग जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। तो भैया, जो आदमी संसद का सदस्य हो तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा, विधानमंडल का सदस्य हो वो भी बिल्कुल नहीं लड़ेगा। अब आता है सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभापति और उपसभापति, दोनों नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनका वहां पे काम है भैया। ऐसे में अगर ये दोनों जगह रहेगा ना तो अपने आप को फायदा पहुंचा लेगा। लेकिन सहकारी समिति का सदस्य जरूर लड़ सकता है। अब बोलोगे सर सभापति उपसभापति, भैया वो पदाधिकारी हैं, उन लोग नहीं लड़ सकते। अगर आप कहीं और पदाधिकारी हो, चाहे विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो तो नहीं लड़ सकते, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। कौन लड़ेगा? केवल सहकारी समिति का सदस्य। सदस्य क्यों लड़ेगा? क्योंकि वो आम नागरिक होता है। जितने किसान होते हैं जो सोसाइटी से ऋण लेते हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति से, वो वहां के सदस्य होते हैं। तो पूरा गांव का गांव सदस्य होता है, तो क्या नहीं लड़ेगा? तो सदस्य लड़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं लड़ सकता? 1, 2, 3, 4 नहीं लड़ सकते। तो 1, 2, 3, 4 सदस्य लड़ सकता है भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया टाइप से जा रहा है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए सीरीज कैसी लगती है, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जब मनुष्य ने पशु पाला तो उसका उद्देश्य क्या था? आपने पढ़ा है भैया, कौन से? ऋग्वैदिक काल में। उस समय लड़ाई किसके लिए होता था? गायों के लिए। और गायों को क्या कहा जाता था? अघन्या, ना मारा जाने वाला पशु। और जो गाय को मारता था उसको सीधा फांसी लटका देते थे, ठीक है। तो गाय को उस समय क्यों पालते थे? भोजन के लिए, उसके दूध का भोजन मिलेगा, उसके दूध से पेट भरेगा, ठीक है। तो भोजन हेतु सबसे पहले क्या किया गया? पशुओं को पाला गया। पहले कृषि कार्य नहीं होता था, क्योंकि हमारा जीवन बंजारा पद्धति का था, घुमंतु थे। जब हम लोग स्थायी कृषि, उत्तर वैदिक काल में, आग का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले पशु को भोजन के लिए पाला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से
कौन सा सही है? सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह हो सकता है यदि, ठीक है, सरपंच अपने पद के लिए क्या हो सकता है? अनर्ह हो सकता है यदि वह ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं कर पाता। बिल्कुल अयोग्य हो जाएगा नहीं करेगा तो। लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं करेगा तो नोटिस देंगे, फिर 2 बैठक और करने बोलेंगे, उसमें भी गणपूर्ति नहीं करेगा तो उसको भगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो यह भी सही हो गया, लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके बाद और 2 बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, ठीक है। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता तो क्या होगा? ऑप्शन सी 1 2 3 4 सही है, ठीक है। 1 2 3 4 सही है, ये यहां पे 4 होगा, 3 3 डबल हो गया, ये 4, ऑप्शन सी, ठीक है। सभी सही है, इसमें सभी सही है, ठीक है। सरपंच हो तो ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायी तो आप ही का है पूरे गांव के लिए, और वार्ड के लिए पंच का है। आपको बैठक बुलानी है भैया, और नहीं आ रहे हैं लोग, मतलब आप में खराबी है, आपके नेतृत्व क्षमता में कमी, आपको हटाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? आपको पता है ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ है 13 जनवरी। कब? 13 जनवरी 1970। और प्रथम चरण कब तक चला है? 1980 तक। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण। श्वेत क्रांति जी, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो कब हुआ है? दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है ना। चलिए 1970 से 1980 81 तक प्रथम चरण चला है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है ना। सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो आवेदक के पंच होने की पात्रता रखता हो। बिल्कुल, आवेदक अगर पंच बन सकता है तो सरपंच भी बन सकता है। ऐसा आवेदक जो सांसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, हाँ इन लोग बन नहीं सकते, अभी पहले में पढ़े हैं। ऐसा आवेदक जो कोऑपरेटिव का सभापति और उपसभापति ना हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे आवेदक की पंचायत भूमि में भू संपत्ति आवश्यक हो, नहीं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास पंचायत, आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य भी हो, लेकिन अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ सकते? यार ये तो गलत बात है। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो, मजदूरी करते हो तो भी चुनाव लड़ सकते हो। चुनाव लड़ने का एक ही है कि आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो और आप उस गांव के क्या हो? ग्राम सभा के सदस्य हो, वहां मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अगर ये पूछा गया है ना पीएससी व्यापम में, ऑप्शन डी गलत है। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूनतम योग्यता रखिए और वहां के ग्राम सभा के सदस्य रहिए, ठीक है। चलिए ये लोग नहीं लड़ सकते ऊपर वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पशु गणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? भाई भारत में प्रथम पशु गणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? पशु गणना पढ़ते हैं ना, पशु गणना में तो पता चलेगा आपके यहाँ कितने ठोक जानवर हैं, क्या है, उसके अनुसार आप उसकी विकास योजना बनाओगे। तो भारत में प्रथम पशु गणना है ना दिसंबर 1919 1920 में हुई। वर्तमान में 20वीं पशु गणना कब हुई? 2019 को हुई। और 21वीं पशु गणना कब हुई? 2024 को हुई। जिसको पूरा कब करना था? फरवरी। जिसको पूरा कब करना था? 31 मार्च 2025 तक पूरा करना था। अभी इसके भी डेटा आ गए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के पालतू जानवरों की गिनती होती है, ठीक है। 15 प्रकार के पालतू जानवर की गिनती करते हैं हम लोग, ठीक है। तो भैया अभी पूछ सकता है आपको दोनों 20वीं गणना पर 21वीं गणना दोनों का डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे 21वीं का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में हो चुकी है 21वीं पशु गणना। पूछ देगा डायरेक्ट 2021 में कौन सी पशु गणना हुई? 21वीं पशु गणना, ठीक है। चलिए और एक पूछता है कितने साल के अंतराल में होती है? 5 साल के। कितने साल के? 5 साल के अंतराल में। आपकी जनगणना 10 साल में होती है, इनकी 5 साल में होती है। आप 80 साल जीतो इसलिए 10 साल में, इन लोग कम जीते इसलिए 5 साल में। ऐसा नहीं है जी, ये मैं ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े 21वीं 2024 में आगे देखते हैं। भारत के बढ़िया क्वेश्चन है अपना, पशुधन का क्वेश्चन बढ़िया रहेगा दोस्तों। आपको कोर्स के संबंध में जो भी जानकारी चाहिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का क्रमशः योगदान क्या है? हमारे, आपको पता है सबसे बड़ा तो अपना माइलस्टोन है भैया कि अपने यहाँ दूध की गंगा बहती है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है ना, दूध की गंगा बिल्कुल बहती है। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। दूसरा, सबसे ज्यादा पशुधन हमारे पास है, और भारत में भी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है कहां? यूपी में। ठीक है, पशुधन भी सबसे ज्यादा कहां है? यूपी में। चलिए, तो दूध उत्पादन में आएगा बी। हमारे यहाँ कुल दूध उत्पादन में, है ना, 55% भैंस का दूध होता है, 40% गाय का, और बकरी का 5%। सबसे ज्यादा बकरी भेड़ पाले जाते हैं आपके कहा? राजस्थान में। ठीक है, तो 5% बकरी का, गाय का 40%, और 55% दूध रहता है भैंस का। तो ये याद रखिए, 55, 40, 5 बचा हुआ 5% अन्य का है, जैसे भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, वो सब। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के एक से एक क्वेश्चन लाए अपन ने, और पूरा आर्थिक सर्वेक्षण से है। आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा हूं जी, पंचायत विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन से है। एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाया गया है। मनरेगा की किस धारा के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? लोकपाल आपको पता है, अम्ब्यूजमेंट, ये क्या करता है? फर्जी नहीं होने देता, पूरा मॉनिटरिंग करता है। हमारे यहाँ भी बैंकिंग लोकपाल भी है, और प्रशासकीय काम के लिए लोकपाल भी है, मनरेगा के लिए लोकपाल भी है। बैंकिंग लोकपाल बहुत पहले से है। बैंक वाले आपके काम नहीं कर रहे, बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करो, उन लोग की खटिया खड़ी कर देंगे उन लोग। ठीक है, तो बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग अब्यूजमेंट बहुत पहले से है। और लोकपाल लागू करने वाला पहला देश, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, स्वीडन होगा। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत लोकपाल की व्यवस्था की गई है? मनरेगा में। मनरेगा के काम को सही सॉर्ट कर रहे हो नहीं देखने के लिए लोकपाल की व्यवस्था धारा 27 के अंतर्गत की गई है। शिकायतों का निराकरण करेगा, ये शिकायतों का निराकरण करेगा। ठीक है ना, पूरे 33 जिलों में इसकी नियुक्ति है अलग अलग। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए बढ़िया जा रहा है दोस्तों। अन्नपूर्णा योजना कब से प्रारंभ किया गया? ये पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत पूछा है, एक दो बार तो पूछ ही लिया। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम का तो पेटेंट क्वेश्चन है ये, अन्नपूर्णा योजना। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है कब से? बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है 2002-2001 से, जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ अन्नपूर्णा योजना अपने यहां प्रारंभ की गई है। जो लोग इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना नहीं लेते हैं और उसकी श्रेणी में आ रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं ले रहे हैं, उनको अन्नपूर्णा योजना के तहत 10 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। कितना? 10 केजी, है ना। और वृद्धा पेंशन योजना में कितना रुपए मिलता है? 500 रुपए मिलता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। अन्नपूर्णा योजना 2002-2001 में चालू किया, 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा। किन लोगों को? वृद्ध लोगों को, जो वृद्धा पेंशन योजना की कैटेगरी में आते हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा है उन लोग को 10 किलो अनाज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान करने की समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या है? आपको प्रतिदिन मजदूरी मिलती है क्या? नहीं, प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट होती है। मजदूरी मिलेगी आपको सप्ते में, प्रति सप्ताह। मजदूरी कैसे मिलती है? पेमेंट कब होगा? हर सप्ताह पेमेंट होगा, हर सप्ताह पेमेंट होगा। जैसे ही मास्टर रोल, कौन? मास्टर रोल, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो बंद होगा, 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी। मास्टर रोल जैसे ही बंद होगा 1 सप्ताह बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो प्रति सप्ताह पेमेंट मिलता है, प्रति सप्ताह। मनरेगा दर कितनी है अभी? 243 थी, 18 जोड़ दिए, कितना हुआ? 261 रुपए है अभी। कितनी है? कमेंट करके बताइए मनरेगा दर। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए 261 है, 2025-26 के लिए है ना ये। 1 अप्रैल 2025 से बढ़ गया है 18 रुपए। इससे पहले कितना था? 243 रुपए। चलिए सही था क्या है, क्रॉस चेक कर लेना बहुत जरूरी है। हर सप्ताह पेमेंट मिलेगा। चलिए भैया, कुक्कुट की रानी खेत व्याधि मतलब बीमारी
खाली स्थान द्वारा जनित है। बहुत पूछता है रेलवे एसएससी में, रानीखेत बीमारी किसको होती है? ऑप्शन मुर्गी, मुर्गी और पक्षी संवर्ग, जिसको आप क्या बोलते हो? पक्षी संवर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं कुक्कुट। कुक्कुट पालन चलता है ना, बैकयार्ड कुक्कुट पालन, कुक्कुट, है ना। पक्षी संवर्ग के सभी लोगों को रानीखेत बीमारी होती है। मेन है मुर्गी, क्योंकि मुर्गी को ही ज्यादा पाला जाता है ना। तो ये किससे संबंधित है भैया? ये है विषाणु से, वायरस से होता है रानीखेत बीमारी। मुर्गियों में वायरस से, बहुत कम बीमारी है जो बैक्टीरिया से होगा, अधिकांश जानवरों में जो बीमारी होती है वायरस से होती है। तो विषाणु से कुक्कुट मतलब मुर्गी में रानीखेत बीमारी होती है, पूछा ही जाएगा। चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। दूध में पानी की सर्वाधिक उपस्थिति वाला पशु है? कौन से पशु के दूध में बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा पानी होता है? बताइए बताइए भैया। चलिए मैं बताता हूं, गाय के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है, इसीलिए गाय का दूध सुपाच्य होता है, पतला होता है, जल्दी पच जाता है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है, इसीलिए पचने में टाइम लगता है। तो गाय के दूध में सबसे ज्यादा पानी होता है। चलिए, अरे बढ़िया क्वेश्चन आया। यदि सरपंच का चुनाव लंबित है, लंबित मतलब नहीं हो पाया है, तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? बताइए। अगर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि सरपंच का चुनाव हुआ था और हट गया, हुआ ही नहीं है किसी कारणवश, तो कौन सरपंच बनेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा नामित पंच? नहीं भैया, कैसे बन जाएगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित पंच? हाँ, जो पंच जीत के आए हैं उन लोग अपने में से एक को क्या चुन लेंगे? सरपंच, है ना। ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, एक होता है अस्थाई सरपंच। अस्थाई सरपंच, मान लो अगर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है किसका? सरपंच का, और पंच लोग अपने में से एक को सरपंच चुनते हैं, तो उसको बोलेंगे अस्थाई सरपंच। ये कब तक काम करेगा? जब तक नए सरपंच का चुनाव ना हो, ठीक है। अगर मान लो एक होता है स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न सरपंच, इसको क्या बोलेंगे? ये है स्थानापन्न। कैसे? मान लो सरपंच का चुनाव हुआ था और बीच में ही किसी कारणवश, चाहे मृत्यु हो, त्याग पत्र हो, हटा दिया गया हो, सरपंच का पद खाली हो गया, व्यक्ति वापस नहीं आएगा ना, तो फिर से यही तत्कालीन पंच लोग अपने में से एक को सरपंच चुनेंगे, पर उसको उस समय क्या बोलेंगे? स्थानापन्न। क्यों? क्योंकि था, अब नहीं है, तो उसके जगह दूसरे को बना दिए हैं। ये होता है स्थानापन्न सरपंच। सरपंच का चुनाव हो चुका है, सरपंच था, किसी कारण से हट गया, अब नहीं वापस आएगा, तो स्थानापन्न सरपंच। और सरपंच का चुनाव ही नहीं हुआ है और खाली पद है, तो अस्थायी सरपंच। चुनेंगे कौन? दोनों तत्कालीन पंच ही चुनेंगे। एक होता है बहिर्गामी सरपंच, जो सरपंच पिछले चुनाव में सरपंच था, अभी नहीं है सरपंच, उसको अपना पूरा डॉक्यूमेंट पंचायत का नए सरपंच को देना है और बाहर चले जाना है, उसको बोलते हैं बहिर्गामी सरपंच, ठीक है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? देखिए भैया, मैं बता दूं, चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और राज्य में सभी काम किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल। तो भैया चाहे गांव के लिए नोटिस जारी करे कि ये गांव है, चाहे ग्राम पंचायत के लिए नोटिस जारी करे कि ये ग्राम पंचायत है, चाहे ग्राम सभा के लिए नोटिस जारी करे कि ये ग्राम सभा है, चाहे जनपद पंचायत के लिए नोटिस जारी करे कि ये जनपद पंचायत है, जिला पंचायत के लिए नोटिस जारी करे कि ये जिला पंचायत है, पूरा किसके नाम से होगा? राज्यपाल। चुनाव आयोग मुख्यमंत्री मत मार देना, राज्यपाल के नाम से होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, एनएलएम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है? इसके तहत, है ना, पशुधन की उत्पादकता में, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना, मतलब प्रजनन वजनन अच्छे से कराना, अच्छा नस्ल का पशु हो, पशुओं के चारे की उपलब्धता कराना, चारे की उपलब्धता कि भैया अच्छा चारा मिले, उसके बाद पशु के स्वास्थ्य को भी देखना,
और उसके बाद क्या, पशु उत्पाद को बाजार में बेचना, बाजार तक पहुंचाना, पशु उत्पाद दूध दही घी पनीर मक्खन को बाजार तक पहुंचाना। ठीक है, ये इसके मुख्य काम है ना, किसके, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के। कब चालू हुआ है, 2014-15 में। कुल मिला के पूरा एनिमल हस्बेंड्री का काम है इसमें, पशु को पालना, प्रजनन कराना, चारा खिलाना, अच्छे से करना, उसके उत्पाद को बेचना। ऑप्शन बी 14-15। चलिए, श्रद्धांजलि योजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया श्रद्धांजलि योजना का प्रारंभ, है ना, ये किया गया आपके जुलाई 2016 से श्रद्धांजलि योजना प्रारंभ हुई है। कहां, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का अगर मुखिया मर जाता है, परिवार का कमाऊ मुखिया अगर मर जाता है, तो तत्काल अंतिम संस्कार के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, 2000 रुपए। दिलाने की दायित्व किसको होगी, सरपंच और सचिव मिलकर दिलाएंगे। ठीक है, श्रद्धांजलि योजना, है ना, लास्ट समय श्रद्धांजलि देखना है, राष्ट्र समय श्रद्धांजलि देना है। 2000 रुपए किसको, मुखिया की मृत्यु पर जो कमाऊ हो, कौन दिलाएगा, सरपंच और सचिव। ठीक है, जुलाई 2016 से चालू है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ पंचायती प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भैया, आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज बोले कौन, बलवंत राय मेहता। 2 स्तरीय बोले अशोक मेहता। 4 स्तरीय बोले GV के राव समिति। और हमारे यहां लागू हुआ बलवंत राय मेहता जी का 3 स्तरीय। तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद, जिला स्तर पर जिला। गांव में ग्राम पंचायत, जनपद पर जनपद पंचायत कहां होता है, विकास खंड में, विकास खंड में, है ना। जिला में क्या होता है, जिला पंचायत। यहां तक राज पंचायत कुछ नहीं होता। और यहां राज पंचायत की जगह क्या डाल देगा, नगर पंचायत। क्या, नगर पंचायत। अब जो भाई लोग हमसे पढ़े नहीं, उन लोग बोलेंगे यहां भी पंचायत है, यहां भी पंचायत हो तो ये भी एक पंचायत होगा। यहां नगर लग गया ना भैया, तो ये शहरी में चले गया। ठीक है, क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद। ठीक है, और एक होगा नगर पालिक निगम। वहां भी 3 स्तरीय होता है नगरीय क्षेत्र में, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। यहां भी 3 होता है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। नगर पंचायत नगर में आता है, गांव में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया, है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया। लो, गलत बटन दब गया। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब चालू किया गया, तो इसके संबंध में मैं आपको कहानी बता देता हूं। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया, किस नाम से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से। इसका नाम बदल दिए हम लोग कब, 19 नवंबर 2007 को। 19 नवंबर 2007 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी को हटा दिए, क्या नाम लिखे, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो अभी इस नाम से आएगा और यही डेट दिखाएगा, 19 नवंबर 2007 को चालू हुआ है। लेकिन इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये 15 अगस्त 1995 को चालू हुआ था, 19 नवंबर 2000 को इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इसमें किसको दिया जाता है, बीपीएल परिवार के, बीपीएल परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध को,
है ना। क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता, पेंशन दिया जाता है। ठीक है, 60 से 79 वर्ष के लोगों को कितना दिया जाता है? 500 रुपए, और 80 से ऊपर वाले को दिया जाता है 650 रुपए। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, इसमें इसमें केंद्र और राज्य का प्रतिशत, यहां केंद्र सरकार 200 रुपए देगी और राज्य सरकार 300। यहां पे केंद्र सरकार 500 रुपए देगी और राज्य सरकार 150 रुपए। ये इनका शेयर है। 60 से 79 तक के 500 मिलेगा, 80 से ऊपर वाले को 650। बीपीएल परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता। नाम बदला गया 19 नवंबर 2007 को। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ऑप्शन ए। चलिए अगला देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फुल रिवीजन होगा, बिल्कुल मजे से पढ़िए। 21 जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में क्या समानता होती है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष में क्या सिमिलर है? दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बिल्कुल। जनपद और जिला पंचायत में केवल सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। हाँ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष बेसिकली जनपद पंचायत क्षेत्र के सदस्य होते हैं और उन्हीं को उनके लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ, जो भी पंचायत प्रमुख है, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे वो सरपंच हो, उपसरपंच हो, उनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाते हैं। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक 5,000 जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा 50,000 जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो क्या सही है? ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है भाई? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? यह है बीकानेर, राजस्थान में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भेड़ों के लिए, सबसे ज्यादा भेड़ों के लिए कहां है? राजस्थान। भेड़ बकरी के लिए है ना, वहां जाति भी होती है, बकरवाल, भेड़वाल, ऐसे पूरे ट्राइब। और राजस्थान की जाति मीणा। इन लोग सब कलेक्टर और आईपीएस ही बनते हैं भैया, बहुत पढ़ते हैं इन लोग। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। ठीक है, चलिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है बताइए? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है? ऊन मंडी तो बीकानेर में है, राजस्थान में। भेड़ अनुसंधान संस्थान भी राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? बताइए, कलेक्टर को, जनपद, जिला, किसको? जनपद पंचायत को। ग्रामीण विकास की अधिकांश योजना की, अधिकांश बोल रहा हूं, पूरी नहीं, अधिकांश योजना की नोडल एजेंसी जनपद पंचायत ही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जिला पंचायत केवल मॉनिटरिंग करती है, ओरिजिनल में काम ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत करेंगे। उसमें भी अधिकांश नोडल एजेंसी जनपद पंचायत ही रहेगी। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, तो कौन है? जनपद पंचायत है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जखराना किसकी नस्ल है? नस्ल से तो क्वेश्चन आएगा भैया। भेड़, बकरी, गाय और भैंस की नस्ल तो पढ़नी पड़ेगी। जखराना किसकी नस्ल है जी? जखराना, बताइए। जखराना है बकरी की नस्ल। किसकी? बकरी की। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन। मनरेगा अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व भत्ते की राशि कौन वहन करता है? बताइए, मनरेगा अंतर्गत जो मातृत्व भत्ता मिलता है उसको कौन वहन करता है? कौन? राज्य सरकार। और बेरोजगारी भत्ते को भी कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता कितना मिलता है? 1 माह का वेतन। 1 माह का वेतन किनको? उन महिला को जो किसी का साल में 50 दिन मनरेगा में काम किए हैं, उनको 1 माह का वेतन के रूप में क्या दिया जाएगा? मातृत्व भत्ता। ठीक है, कौन देगा? राज्य सरकार। बढ़िया क्वेश्चन है जी। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान की समय सीमा क्या है? काम खत्म हो गया, कितने दिन में मजदूरी मिलेगी? बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को। कार्य समाप्त होने के 15 दिन के भीतर, कार्य समाप्त होने के 1 माह के भीतर,
कार्य समाप्त होने पर प्रतिदिन मजदूरी देते हैं, या मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर? चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मास्टर रोल मतलब आपका ऑनलाइन एंट्री होता है कि आज आप काम में आए हो या नहीं, ऑनलाइन आपका अटेंडेंस चलता है, वही मास्टर रोल है। जब वो 7 दिन के बाद बंद हो जाएगा, 7 दिन के बाद बंद हो जाएगा, एक सप्ताह की मजदूरी कैलकुलेट होती है और एक सप्ताह की मजदूरी एक साथ मिलती है, तो मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर आपको क्या दिया जाएगा? मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, और लेट होगा, 15 दिन से लेट हुआ तो आपको ब्याज मिलेगा अपने मजदूरी पर, है ना, मजदूरी पर विलंब भत्ता देगी सरकार कि हम इतना दिन नहीं दे पाए पैसा तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। कितना देंगे बाद में बताऊंगा, है ना। मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आपको मजदूरी मिल जानी चाहिए। ठीक है। खुरपका मुंह पका रोग निम्न में से किस प्रकार का रोग है? बताइए, कौन से वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, चयापचयी रोग क्या है ये? तो खुरपका मुंह पका रोग है विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग। ये खुर वाले जानवरों को होता है, वे जानवर जो उसके खुर हैं और जो जुगाली करते हैं, और उनके खुर भी कैसे होने चाहिए? 2 भाग में बटे हुए। आपका घोड़ा जुगाली नहीं करता और उसका खुर पूरा गोल होता है, इसलिए उसको ये बीमारी नहीं होगी, है ना। ऊंट को भी ये बीमारी नहीं होगी क्योंकि ऊंट का खुर नहीं होता, ऊंट का होता है गद्देदार पैर। ये होगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन लोगों को होगा, सुअर, इन लोगों को हुआ क्योंकि इनके खुर 2 भाग में बटे। विषाणु जनित रोग है। चलिए, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई आपकी 20 जून 2013 से। कब से? 20 जून 2013 से। किस स्तर पर चलती है ये? जनपद पंचायत। मैं बोला ना, बहुत सी योजनाओं की नोडल एजेंसी जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत स्तर पर चलती है। इसमें आयु वर्ग क्या है? 15 से 35 वर्ष के आयु के युवक, 15 से 35 वर्ष के आयु के युवा लोग, जवान लोग। ठीक है, क्या करना है इसमें? क्या करना है आपको? राष्ट्र के विकास में इनको सहयोगी बनाना है। कैसे? अच्छे काम कर कर, कुरीतियों को त्याग कर, गंदी आदतों को त्याग कर राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनाना है। इसी को कौन सा है? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। कब से चालू? 20 जून 2013 से। पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर चलेगी। क्राइटेरिया है 15 से 35 वर्ष के युवा। अब बताइए कमेंट करके, विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? और उसी दिन ग्राम सभा की बैठक भी होती है। ठीक है, चलिए, वर्ष 2024-25 में त्रिस्तरीय पंचायती पदाधिकारी के मानदेन नहीं है भैया, मानदेन है। ठीक है, मानदेन के संबंध में सही को सुमेलित कीजिए। मानदेन मतलब पेमेंट जी, जनपद को कितना, जिला को कितना, ग्राम को कितना पेमेंट मिलता है। तो चलो बता देते हैं, पहले याद कर लेते हैं। सीधा 25 को पकड़ते हैं। 25, 15, 10, यहां लिख दो जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य। अब इसी 10 को वापस पकड़ लो। 10, 6, क्या? 10, 6, 5। अब यहां लिख दो जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य। ठीक है, अब 5 को पकड़े हो तो उसको छोड़ के 4 को पकड़ो और 500 को पकड़ो। तो यहां क्या होगा? यहां होगा आपका सरपंच और पंच। ठीक है, तो भैया जिला पंचायत अध्यक्ष को महीने का कितना रुपए मानदेय मिलता है? 25,000। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को कितना मिलता है? 15,000। जिला पंचायत सदस्य को कितना मिलेगा? 10,000। तीनों हो गए। जनपद में आओगे तो 10 को वापस पकड़ लो,
जनपद पंचायत अध्यक्ष को पेमेंट 10,000, उपाध्यक्ष को 6,000, सदस्य को 5,000। 5 को पकड़े हो छोड़ दो, 4 को पकड़ो, सरपंच का 4,000 और पंच का 500 रुपए। देखो पंच को कितना कम पैसा मिलता है, 500 रुपए तो एक दिन का खर्चा नहीं है बेचारे का, क्या बोलोगे, घोर कलयुग है। चलिए तो सुमेलित कीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का 25,000 बिल्कुल सही है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 15,000 बिल्कुल सही है, जनपद पंचायत का 10,000 बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही है मानदेन के संबंध में, पेमेंट के संबंध में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफरेंट है भैया, बिल्कुल डिफरेंट है, छोड़ना नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितना रुपए मिलता है जी? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितना पैसा मिलता है? ठीक है, प्रति माह मिलता है आपको 500 रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, ये पूरी तरह राज्य सरकार की योजना है, ये पूरी तरह राज्य सरकार की है और पूरा खर्चा कौन उठाएगा? राज्य सरकार, पैसा देने का खर्चा राज्य सरकार का रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया है ना। इसमें किसको मिलेगा? इसको मिलेगा बीपीएल परिवार के, बीपीएल परिवार के निशक्त, निशक्त और बौने लोगों को, बौने लोगों को मिलता है। ठीक है, कितना? 500 रुपए, है ना। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उनको, 18 वर्ष से अधिक है उनको मिलेगा कितना? 500 रुपए। अब कोई आदमी निशक्त है तो बचपन से भी निशक्त हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है, तो जो बच्चे लोग हैं उनको भी मिलता है, पर कब मिलेगा? जब वो स्कूल जाएंगे पढ़ने तभी मिलेगा, है ना। उन लोगों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, और उन लोग स्कूल जाएंगे पढ़ने तभी मिलेगा पैसा, है ना। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार पूरा खर्चा करेगी, 500 रुपए देगी, बीपीएल परिवार के निशक्त जन और किनको? बौने लोगों को, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 500 मिलेगा। बच्चों को तभी मिलेगा जब वो स्कूल जाएंगे पढ़ने। चलिए अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? आपको पता है जिला पंचायत का चुनाव होता है जिसमें आप लोग वोट देते हो, उसमें केवल सदस्यों को चुना जाता है, जिसको बोलते हैं डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब उन लोग अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे और उपाध्यक्ष, तो कौन वोट देगा? जिला पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे भैया, विधायक सांसद इन लोग नहीं देंगे। जिला पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं उन्हीं लोग वोट देंगे, पदेन सदस्य नहीं देंगे। वहां पदेन सदस्य कौन होता है? विधायक होता है, लोकसभा सांसद होता है, राज्यसभा सांसद होता है और जनपद अध्यक्ष लोग होते हैं, ये पदेन है ना। ये दूसरे पद में थे इसलिए जिला पंचायत में आ गए, लेकिन वहां के जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य है वो लोग चुनाव जीत के आए हैं, उन्हीं लोग अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे और एक को उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन ए, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो कितना काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छा डिस्कशन भी हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट में बिल्कुल अपना डाउट पूछिए, हमारे से जितना होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू वीडियो आएंगे, आप बिल्कुल देखिए, आपकी तैयारी को ये 4 चांद लगाएंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स के बारे में कोर्स के बारे में पता भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो पे। स्टॉप किए? नहीं हुआ है।